चलिए आज शुरू करते हैं अपन संगठन प्रक्रिया के चरण। यानी जब कर्मचारियों का समूह एकत्रित किया जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बिना संगठन के कहीं भी हमको लाभ की प्राप्ति नहीं होती। कितना भी अच्छा योग्य प्रबंधक हो, जब तक वहाँ पे कर्मचारियों का एक समूह नहीं रहेगा तब तक हमको किसी प्रकार से भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर संगठन करने का चरण जो होता है, यानी कर्मचारियों को एकत्रित करने के बाद हमको क्या क्या कार्य करना चाहिए या एक प्रबंधक को कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं अपन, चरण। ऊपर चढ़ना, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी होता है नहीं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मचारियों को जब एकत्रित कर लिया जाता है तो एकत्रित करने के बाद किस प्रकार से वहाँ पे कार्य किया जाता है या उनसे कैसे कार्य हमको लेना है, इस बात पर विशेष ध्यान देता है। कौन ध्यान देता है? तो कंपनी का प्रबंधक। किस प्रकार से ध्यान देगा तो देखते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले प्रत्येक कर्मचारियों के कार्य को परिभाषित करना। जितने व्यक्तियों को नियुक्त किया है संस्था में, सबको कौन सा काम करना है उसके बारे में उनको जानकारी दे देगा। ए व्यक्ति को नियुक्त किया है, इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, तो उसको बताया जाएगा तुमको इलेक्ट्रीशियन का ही काम करना है। बी व्यक्ति फीडर के लिए आया है तो उसको बताया जाएगा तुमको फीडर का ही काम करना है। सी व्यक्ति चपरासी के लिए आया है तो उसको बताया जाएगा तुमको तुम्हारा चपरासी का ही काम है, ये काम तुमको करना है। यानी जितने व्यक्ति हैं उनको किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी देने का काम कौन करेगा? कंपनी का प्रबंधक। जब उसको जानकारी दे दी जाएगा तो कहीं और अन्य क्षेत्र में भटकेगा नहीं, रोज आएगा और अपने काम में लग जाएगा, और इस प्रकार से समय का नुकसान वहाँ पर नहीं होगा और अपने काम में लगा रहेगा। और एक ही काम को करने के कारण उसमें एक विशेष योग्यता भी आ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि चरण के अंतर्गत या संगठन करते समय क्या करना चाहिए। तो कर्मचारी को नियुक्त करते ही सबसे पहले उस कर्मचारी को कौन सा काम करना है, किस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया है, कितने घंटे वो काम करेगा, इसके बारे में पूरा परिभाषित करने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। दूसरा, अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण कर देगा। अधिकार एवं दायित्व मतलब कौन उसको आदेश देगा, वह किसके आदेश का पालन करेगा, किसकी बातों को सुनेगा, इसके बारे में भी वहाँ पे क्लियर कर देगा। कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो वो बताएगा कि सबसे बड़ा प्रबंधक तो मैं बैठा हूँ, मैं आदेश दूंगा उप प्रबंधक को। उप प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि जो भी आदेश मिलेगा उसे मेरे द्वारा वो फोरमैन को आदेश देगा। फोरमैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने नीचे अधिकारी चार्जमैन को आदेश देगा, और चार्जमैन का दायित्व है यहाँ पर कि वो उस आदेश को कर्मचारी तक पहुँचाए। तो कर्मचारी का बड़ा अधिकारी कौन कहलाएगा यहाँ पर? चार्जमैन। उसे ये भी अवगत करेगा कि चार्जमैन के सिवाय कोई भी तुम्हें आगे कुछ बोलता है तो उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा बड़ा अधिकारी चार्जमैन है तो वो जैसा आदेश देगा उसके हिसाब से ही तुमको वहाँ पे काम करना है। जब इस प्रकार से अवगत करा देता है प्रबंधक तो कर्मचारी समझ जाता है कि मुझे चार्जमैन के आदेश का ही पालन करना है। अगर मान लो इससे अवगत नहीं कराएगा तो कर्मचारी तो सबसे नीचे पद पर है। फोरमैन आकर बोलेगा 10 वस्तु का निर्माण करो, चार्जमैन बोलेगा 8 वस्तु का निर्माण करो, उप प्रबंधक बोलेगा कोई काम मत करो, तो ये जो है दुविधा में पड़ जाएगा और किसी प्रकार से भी उस उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। तो अधिकार में किसी प्रकार से टकराव ना हो, इसलिए यहाँ पे कौन किसको आदेश देगा इसके बारे में पूरा अवगत करा देता है। कौन कराता है? कंपनी का प्रबंधक, जिसके कारण संस्था में लाभ होता है, कर्मचारी दुविधा में नहीं रहता है, और जैसे ही आदेश मिलता है उसको वहाँ से किससे? चार्जमैन से। किससे आदेश मिलता है उसको? यहाँ पर चार्जमैन से। जैसे ही आदेश मिलता है वो अपने काम में लग जाता है और उस प्रकार से संस्था को समय पर उत्पादन की प्राप्ति हो जाती है। तो चरण के अंतर्गत अधिकार और दायित्व के बारे में भी स्पष्ट जानकारी देने का काम कौन करता है? हमारे कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे बस में इसी में चलते हैं आगे। अपन निर्णयन की व्यवस्था करना। निर्णय लेता है कि मैं किस प्रकार से अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण करूंगा, मैं किस प्रकार से कर्मचारियों से काम लूँगा। तो पहले ही संगठन करते समय वो एक योजना बना लेता है, निर्णय कर लेता है कि मैं कर्मचारियों को स्वतंत्र छोड़ूंगा, पहल के सिद्धांत को अपनाऊंगा,
और हर विभाग में एक अधिकारी की नियुक्ति करूंगा जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण करेगा और उसका रिपोर्ट तैयार करके मुझे देगा। और इस प्रकार से मुझे कहीं भी रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे सारे रिपोर्ट की जानकारी मिल जाएगी। और इस प्रकार से कंपनी में किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही भी वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं करेगा और उनके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण भी बना रहेगा। इस प्रकार से वो निर्णय लेता है। वो निर्णय वो कैसे भी ले सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करती है। या बोलेगा मैं स्वयं राउंड पे जाऊंगा, मेरे जाने से ही नियंत्रण हो जाएगा, वह निर्णय ले लेगा यहाँ पर। या वो सोचेगा मैं बैठ कर काम कराऊंगा। तो जो उसको उचित लगता है उसके हिसाब से निर्णय करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। संगठन रहेगा तभी तो वो निर्णय लेगा ना। और जब काम करने वाले कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो वो निर्णय लेके क्या करेगा? तो निर्णय लेने का काम भी कौन? संगठन को देखकर, समूह को देखकर निर्णय भी लेता है। कौन लेता है निर्णय? यहाँ पे हमारा कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे बस में तो निर्णय लेने का काम भी करता है प्रबंधक। संप्रेषण प्रणाली का विकास करना। संप्रेषण मतलब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जाएगा, इस प्रणाली का विकास भी कौन करता है? हमारा प्रबंधक। संप्रेषण यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, बताया ना अभी। प्रबंधक आदेश जारी करता है, देता है उप प्रबंधक को, उप प्रबंधक आदेश देता है फोरमैन को, फोरमैन आदेश देता है चार्जमैन को, और फिर चार्जमैन देता है आदेश कर्मचारी। आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और निवेदन नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। अगर मान लो कर्मचारी को कोई निवेदन करना है तो सीधा प्रबंधक के पास ना जाकर अपना जो भी शिकायत है या जो भी समस्या है वो एक आवेदन बनाएगा। आवेदन बनाकर अपने अधिकारी को दे देगा। उसका बड़ा अधिकारी कौन है यहाँ पर? चार्जमैन को। चार्जमैन उसी आवेदन को फोरमैन को दे देगा, फोरमैन उप प्रबंधक को दे देगा और उप प्रबंधक उस प्रबंधक के पास तक उस आदेश को पहुँचा देगा। तो कहा गया यहाँ पर संप्रेषण प्रणाली का विकास भी करता है प्रबंधक, ताकि सूचना एक बिजली के करंट के समान, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं करंट आता है नहीं कि आराम से आता है, रुक कर आता है। तो सूचना यहाँ पर एक करंट के समान प्रवाहित होता है। प्रबंधक आदेश जारी किया, तुरंत एक करंट के समान आदेश मिल जाता है किसको? कर्मचारी। कर्मचारी ने निवेदन किया, तुरंत वो एक करंट के समान उसका निवेदन भी पहुंच जाता है प्रबंधक तक। इसके बीच में कोई भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसी सूचना आया या जैसे कोई निवेदन आया तुरंत पहुंचाने का काम करना है। इसलिए इसकी व्यवस्था भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। और समय समय पर देखते रहता है कि यहाँ पर ठीक से संप्रेषण हो रहा है कि नहीं, सूचना समय पर पहुंच रहा है कि नहीं, निवेदन नीचे से ऊपर आ रहा है कि नहीं, ये सब देखने का काम भी कौन करता है? हमारा प्रबंधक। इसी को बोलते हैं संप्रेषण व्यवस्था कराना या संप्रेषण व्यवस्था करना। और ये संप्रेषण व्यवस्था कौन करता है? तो कंपनी का प्रबंधक करता है। आगे बस में मानसिक क्रांति का विकास करना। मानसिक क्रांति का मतलब कंपनी के प्रबंधक का जो सोच है वही सोच डालना किसमें? कर्मचारियों में। अगर मान लो दोनों की मानसिकता अलग अलग हो जाती है तो फिर एक मानसिक क्रांति उत्पन्न होगा और यहाँ भी मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाएगा विरोधी में, और ऐसा मानसिक क्रांति उत्पन्न होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, कर्मचारी हड़ताल में चला जाएगा, तालाबंदी आ जाएगा। प्रबंधक कुछ सोचेगा, कर्मचारी कुछ सोचेगा। कर्मचारी सोचेगा मेरे मांग, वेतन की मांग करेगा, बोनस की मांग करेगा, और प्रबंधक मान लो उसके वेतन और बोनस के बारे में नहीं सोचेगा, कर्मचारी हड़ताल कर देगा। हड़ताल की नौबत आएगी तो दोनों को नुकसान होगा, कर्मचारी को भी नुकसान होगा, प्रबंधक को भी नुकसान होगा। इसलिए कहा गया है कि मानसिक क्रांति दो प्रकार से होती है, एक दोनों के हित में हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। तो प्रबंधक को चाहिए कि मानसिक क्रांति उत्पन्न कर दे, मतलब जो सोच है वो सोच अपने कर्मचारियों को बताए कि हमारे संस्था का उद्देश्य है कम से कम लागत और उत्पादन करना, और जब हम सब मिल के काम करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा, लागत भी कम होगी, जिससे संस्था को अधिक लाभ मिलेगा, और जब अधिक लाभ होगा तो हमारे आय में वृद्धि होगी, कर्मचारियों की आय में भी वृद्धि होगी, उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा, बोनस भी मिलेगा। जब इस प्रकार से उनको वहाँ पे बताता है प्रबंधक, तो प्रबंधक
और कर्मचारी दोनों का सोच एक हो जाता है और वहाँ पर एक उत्पादन करने के लिए मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है और फिर वो मिल के काम करते हैं, तब जाकर संस्था को भी लाभ होता है, कर्मचारी को भी लाभ होता है और प्रबंधक को भी लाभ होता है। ये सब मानसिक क्रांति उत्पन्न करने का काम भी कौन करता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। समझ में? ठीक।